हाँ जी चलिए। सो ये हमारा साइट लेआउट था जो हमने लास्ट क्लास में बनाया था। अब इसके आगे का हमने स्टार्ट करना है। इसमें हमें क्या करना है, अपना 2 BHK या 3 BHK का सेटअप देना था। ठीक है, ये हमारा लेआउट जो है, इसमें साइज हमें दे रखा है। ये कितने का है भाई? 30 फीट फ्रंट है। मैंने DLI डबल एंटर किया, लाइन को सिलेक्ट किया, ड्रॉप किया साइड में। 60 फीट विड्थ है, लेकिन मुझे साइज तो दिख ही नहीं पा रहा है इसमें। साइज देखने के लिए हम क्या करेंगे, D एंटर करा, मॉडिफाई में गए, टेक्स्ट पे गए। टेक्स्ट हाइट आप देखो 3/16 बहुत कम लिखी हुई है। अब इस साइज को बढ़ा दो, कितना रखें? 12 इंच, 9 इंच। ठीक है, अगर 50 फीट रख दिया, प्लॉट से बड़ा टेक्स्ट हाइट हो गया तो विजिबल ही नहीं होगा। तो साइजेस को प्रॉपर रखिएगा हमेशा। मैंने अभी कितना रखा है? 9। टेक्स्ट हाइट भी मैंने 9 बराबर रखी। एरो को मैं जनरली ये वाला लेता हूँ, दिख रहा है ये ऑब्लिक। ये कहीं पे जब आपस में क्लैशिंग होगी ना, वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं देता। इसको आपने, मैंने 6 लिख दिया। ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन ये भी 6 लिख दिया। फिक्स लेंथ एक्सटेंशन लाइन को भी मैंने अभी के लिए 6 कर दिया, सबको बराबर। ओके किया, सेट करंट, क्लोज। अब देखो विजिबल है या नहीं है? ठीक है, तो आप टेक्स्ट हाइट इतनी रखो कि जो कि आपके इजीली विजिबल हो। ठीक है, अच्छा अब इसके आगे का काम करना स्टार्ट करना है हमें। अब हमने लेयर, मैंने लेयर बताई थी आप लोग को लास्ट क्लास में। लेयर का यूज अब से स्टार्ट होगा। कैसे? सबसे पहले जो भी काम करना है, तो पहला काम क्या करना है, लेयर बना लेनी है। हो सकता है किसी ने पहले से ड्राइंग बना रखी है, उसको लेयर में कन्वर्ट करना है, वो भी देखेंगे। बट प्राइमरी मेथड क्या होना चाहिए, पहले लेयर बनाए फिर काम करें। ये प्राइमरी मेथड होना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं जी पहले मेरा काम पूरा हो चुका है, अब मैं क्या चाहता हूँ, खाली सिर्फ उसको किस में कन्वर्ट कर दूं, लेयर में, तो वो भी किया जा सकता है, वो भी देखेंगे अभी करना। तो लेयर बनाने के लिए शॉर्टकट की LA एंटर किया। जैसे ही हम LA एंटर करेंगे तो ये लेयर का प्रॉपर्टी स्टेट मैनेजर खुल जाएगा। हो सकता है किसी के मैं यहाँ टॉप पे आ रहा हूँ, ठीक है, आप उसको ड्रॉप करके नीचे ले आओ। मुझे फ्लोटिंग टाइप से पसंद है। किसी के में यहाँ साइड में लेफ्ट साइड अटैच होकर आ सकता है, किसी के में राइट अटैच होकर आ सकता है, और किसी के में हो सकता है ऐसे ही आ रहा हो। इसके गैपिंग हो सकता है कम ज़्यादा आ रही हो, तो आपको पकड़ के इसको एक्सपेंड कर दो, जिससे कि आपका गैप प्रॉपर आ जाए। तो जो भी हम न्यू लेयर बनाएंगे उसको नेम देना होगा। हम नेम बाय नेम डीसेट रूल से बनाएंगे, तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि कल को आपकी फाइल को अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं भी आसानी से समझ पाऊंगा कि किसका क्या क्या काम हुआ है ड्राइंग पे। ठीक है, इसीलिए हम लेयर्स को प्रॉपर इस तरीके से बनाते हैं। तो न्यू लेयर बनाने के लिए आपको यहाँ पे जाना है। क्या मिल रहा है ऑप्शन, देख रहे हैं आप? न्यू लेयर। आप Alt N से भी बना सकते हो, या सिंपल आप यहाँ पे जाके क्लिक कर दो। अब नाम क्या आ रहा है लेयर का? अब हम जैसे जो भी AutoCAD यूज़ करते हैं, लगभग 50 से 70% यूज़र काम के हिसाब से बनाते रहते हैं। जैसे कि ग्लास बना रहे हैं तो ग्लास डाल दिया, वॉल बना रहे हैं तो वॉल डाल दी, ठीक है, कॉलम बना रहे हैं तो कॉलम डाल दिया। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि मान लो मेरी ग्लास अलग अलग साइज़ के लग रहे हैं, कहीं 12 mm का लग रहा है, कहीं 18 mm का लग रहा है, कहीं 8 mm का लग रहा है। अब ये सेग्रीगेशन कैसे किया जाए? या वॉल है, वॉल आपकी RCC वॉल भी होती है, मेन वॉल भी होती है, पार्टीशन वॉल भी होती है। ठीक है, अच्छा चलो नाम से फिर भी पढ़ के हमें समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं चाहूँ कि सबके अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज में सेग्रीगेट कर दूँ, किसके क्या काम है, उसकी क्या लेयर है, वो चीज़ नहीं कर पाएंगे हम फिर। क्योंकि ये इसमें जो नंबरिंग आती है नेमिंग की, वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे आती है। पहले ABCD आएगा। अब वॉल तो W से है, वो चला गया लास्ट में। सीलिंग C से, वो कहाँ गया, ऊपर। वॉल जो है वो प्लानिंग का काम है, सीलिंग इंटीरियर में आ जाएगा। दोनों के काम सेग्रीगेट करने हैं। एक चीज़ ऊपर चली गई, एक चीज़ नीचे चली गई, ऐसे आगे पीछे जाती रहेगी। इसीलिए जो अच्छी कंपनीज हैं वो डीसेट रूल के साथ ही लेयर प्लानिंग का काम करती हैं। तो हम भी यहाँ पे वही रूल करेंगे। तो सबसे पहले बिल्डिंग पे काम किस डिपार्टमेंट का होता है? आर्किटेक्ट का या सिविल का? कंस्ट्रक्शन में सिविल पहले काम में लाता है, लेकिन प्लानिंग में पहले आर्किटेक्ट प्लान करेगा। हम कॉलम खड़े तो करेंगे पहले, क्योंकि कॉलम के ऊपर ही सारा स्ट्रक्चर खड़ा होगा, लेकिन कॉलम कहाँ कहाँ देने हैं उसकी प्लानिंग करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, एक प्लानिंग लेआउट होना चाहिए कि कहाँ पे हॉल आ रहा है, कहाँ रूम आ रहा है।
उसके हिसाब से तो कॉलम दूंगा। ऐसी थोड़ी कि मनमर्जी से स्ट्रक्चर वाला जाएगा क्या यहाँ ये कॉलम खड़े कर दो, फिर आर्किटेक्ट अपने हिसाब से प्लानिंग करेगा, अच्छा जी इस सिविल ने यहाँ दे दिया है कॉलम तो यहाँ पे मैं जीना डालूँ। ऐसा थोड़ी हो सकता है। क्या होगा, पहला आर्किटेक्ट प्लान करेगा कहाँ पे स्टेयर दे रहा है, कहाँ लिफ्ट दे रहा है, कहाँ हॉल दे रहा है, कहाँ रूम दे रहा है। वो प्लान फिर किसको फॉरवर्ड होगा, स्ट्रक्चर वाले को। स्ट्रक्चर वाला फिर क्या काम करेगा, उस प्लानिंग को रीड आउट करके उसके हिसाब से कॉलम अरेंज करके देगा। ठीक है, तो पहला काम किस डिपार्टमेंट का, तो हम यहाँ से ए लिखते हैं, मैंने ए लिखा है, आप चाहो तो ए आर दे सकते हो। ए के बाद अब काम क्या करेगा आर्किटेक्ट, सबसे पहला काम प्लानिंग का ना, तो हमने क्या नाम दिया, प्लान। प्लान में भी क्या बनाएगा, प्लान किससे बनाएगा, हाँ वॉल खड़े करेगा ना, तो प्लान में क्या बनाएगा, ओपनिंग्स देगा, वॉल देगा, तो उसके सर्विस में डालना पड़ेगा। ठीक है, बट प्लान में भी सर्विस में डालने से पहले हम लोग क्या करते हैं, बाउंड्री वॉल या प्लॉट लाइन आप कह सकते हो। जैसे कई बार प्लॉट्स रोड से भी आपने देखा होगा कि जो रोड होती है, हाँ उससे भी 4-5, जैसे हॉस्पिटल है, आपके मॉल्स होते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा कि आगे पार्किंग का एरिया छोड़ देते हैं, एक्चुअल में वो ज़मीन की पैसे वो पार्किंग एरिया से ही देते हैं। प्लॉट लाइन वो होती है, कंस्ट्रक्शन वो प्लॉट लाइन से 5 से 6 फीट 10 फीट 20 फीट पीछे स्टार्ट करते हैं। क्यों, इन फ्यूचर अगर रोड को चौड़ा करना, हाईवे पे रोड है, पहले छोटी है बाद में चौड़ी होगी तो उसमें कवर अप होगा, या फिर हॉस्पिटल को या जितने भी कॉमर्शियल प्लेसेस होते हैं इनको नहीं बढ़ेगी, नहीं यहाँ पे भीड़ आएगी, तो आपको पार्किंग के लिए स्पेस, भले ही कोई पार्किंग ना भी दो फिर भी, बट क्या होगा, जो लोग आएंगे जाएंगे वो एकोमोडेशन के लिए रुकेंगे, तो वहाँ पे स्पेस होना चाहिए। तो बाउंड्री वॉल या प्लॉट लाइन आपकी अलग हो सकती है। ठीक है, बाउंड्री वॉल तो जो आपके मेन वॉल रहेगी चारों तरफ वो बाउंड्री वॉल हो जाएगी, है ना। बट प्लॉट लाइन क्या होगी, प्लॉट लाइन वो जो आपका प्लॉट का हिस्सा पूरा, हो सकता है उस पर आपने पार्किंग के लिए खाली छोड़ दिया हो। जैसे कई बार बड़ी बड़ी जमीन होती है तो लोग पूरा कंस्ट्रक्शन नहीं करवाते ना, क्या करवाते हैं, बीच में करवाया बाकी तरफ फेंसिंग करवा के छोड़ दिया। कई लोग फेंसिंग में नहीं करवाते, है ना। हाँ बस ठीक है, तो उसके हिसाब से हम रखेंगे। फिलहाल हम जो ड्राइंग बना रहे हैं उसमें बाउंड्री वॉल भी नहीं है। बाउंड्री वॉल वो होती है जिसमें हम आगे चारों तरफ बाउंड्री बनाते हैं और उसमें से सेटबैक छोड़ देते हैं चारों तरफ से, फिर बीच में अपने घर का कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसमें हमें बाउंड्री वॉल भी दिखानी पड़ेगी। इसमें हम बाउंड्री वॉल भी नहीं दिखा रहे हैं, हम सिर्फ क्या दिखा रहे हैं, ब्रिक वॉल। अब ब्रिक वॉल आपकी पार्टीशन भी होगी और मेन वॉल भी होंगी, है ना। दोनों में फ़र्क क्या होगा, साइज का। तो इसको मैं लिख देता हूँ 9 इंचेस लिख दिया मैंने। इसको कलर भी दे देते हैं हम। जो हमारी आउटर वॉल होती है उसको जनरली हम रेड कलर से शो करते हैं। मेन वॉल जो होती है, 2 कलर हैं जो ज़्यादातर यूज़ किया जाते हैं, या तो रेड कलर यूज़ किया जाता है या ऐश कलर रेड या वाइट कलर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इनर वॉल को ज़्यादातर लोग ब्लू कलर से शो करते हैं, बट ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप रेड कलर से ही आउटर रखोगे, ब्लू से नहीं रख सकते। ये चीज़ आप अपने लेजेंड में शो करोगे, जो भी चीज़ आप बना रहे हो। जैसे मैं रेड कलर से मेन वॉल रख रहा हूँ तो मैं अपने लेजर एक बनाऊंगा, उसमें लिख दूंगा रेड कलर की वॉल किस चीज़ की है, मेन वॉल है। ब्लू कलर की पार्टीशन वॉल है, स्काई ब्लू कलर की ग्लास वॉल है। ठीक है, ये आप क्या करोगे, अपने लेजर में शो करोगे। ठीक है, जैसे शेड्यूल आपको बताया था इस तरीके से लेजर तैयार करेंगे, लेजेंड होता है जो। ठीक है, जैसे आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, ज्योग्राफी में हमें अर्थ इंडिया का मैप दिया जाता था मार्क करने के लिए कि रिवर मार्क करो, है ना, रेन फॉरेस्ट एरिया मार्क करो, कोल माइन मार्क करो। तो हम क्या करते थे, अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट करते थे। किसी को डॉटेड दिखा रहे हैं, किसी को थिक दिखा रहे हैं, किसी को ब्लू कलर से दिखा रहे हैं, किसी को रेड ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं, वो क्या चीज़ है हमारा। और नीचे बाद में हम लिख भी देते थे कि स्काई ब्लू कलर जो है वो रिवर के लिए हो गया, ग्रीन कलर फॉरेस्ट लाइन के लिए हो गया, ब्लैक कलर कोल माइन के लिए हो गया। करते थे ना, सेम चीज़ हम इसके साथ भी करेंगे। ये भी तो वही उसी का ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो
हम लोग कलर क्या ले लेते हैं यहाँ से, इंडेक्स कलर 1। अच्छा कई बार क्या होता है जब आप अच्छी कंपनी में जाते हो ना, वहाँ पे क्या होता है, ये इन हर एक नंबर के इंडेक्स होते हैं। देखो ये क्या हो गया, नंबर 1 2 3 4 दिख रहा है ये। तो हो सकता है कि बड़ी कंपनी में उनका पूरा एक कैटलॉग बनाओ, उसमें लिखा होगा वॉल, मेन वॉल, उसमें लिखा होगा इंडेक्स कलर 1 यूज़ करना है, पार्टीशन वॉल इंडेक्स कलर 6 यूज़ करना है, कॉलम के लिए इंडेक्स कलर 8 यूज़ करना है। ज़रूरी नहीं कि वो कलर बताएं आपको, वो क्या बताएंगे, नंबर बता सकते हैं। लेकिन ये काम बहुत रेयरिस्ट कंपनी में होता है, जहाँ पे पूरा, जैसे कि आप कोई अच्छी बहुत बड़ी कंपनी में जा रहे हो, एमएनसी कंपनी में जा रहे हो, वहाँ पे प्रॉपर लेयर मैनेजमेंट का सिस्टम रहता है, तो वहाँ पे वो इस रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। छोटी कंपनी में ये रूल स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किए जाते और कंपनी टू कंपनी डिफर हो जाते हैं। तो मैंने इसको क्या ले लिया। अच्छा लेयर में बनाने का फ़ायदा ये होगा कि आप जब चाहो इस कलर को मॉडिफाई कर दो, ठीक है। सो अब मैंने इस लेयर को एक्टिव किया। एक्टिव करेंगे कैसे, डबल क्लिक करके। डबल क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ से कट कर दिया कट। एक्टिव का मतलब क्या होता है, अब जो भी काम करूँगा वो वाली लेयर में जाएगा, पुराने काम से कोई मतलब नहीं है। तो आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे चारों तरफ वॉल होगी, कौन सी वॉल होनी चाहिए, मेन वॉल होनी चाहिए, पार्टीशन वॉल होनी चाहिए, क्यों? मेन वॉल ज्यादा स्पेस खाएगी, पार्टीशन वॉल ज्यादा स्पेस खाएगी, तो मेन वॉल क्यों दूं मैं? हाँ ये तो सर ये तो ये प्लॉट है समझ लीजिए। हाँ समझ के लिया, प्लॉट ही है। हाँ तो उसके बाद मेन वॉल क्यों दे? अच्छा मैं कॉलम अगर अंदर दे रहा हूँ तो क्या सर? हम फ्रेम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं आज के टाइम पे, तो वॉल पे तो लोड ही नहीं होता, सारा लोड तो कॉलम पे है। वॉल अगर हटा भी दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक्सटीरियर वॉल होता है सेफ्टी के लिए, कहाँ से, सराउंडिंग से सेफ्टी के लिए। कल को मान लो कोई और काम कर रहा है यहाँ पे अपने घर पे, उसके मकान टूट रहा है, हमने एक ब्रिक की वॉल दे दी, अब उसका लोड किस पे आएगा? भाई हमारी बिल्डिंग का लोड नहीं आया, लेकिन जब सराउंडिंग वाली बिल्डिंग टूट रही है तो उसका लोड तो जा सकता है ना ब्रेकिंग के टाइम पे। तो क्या होगा, सिंगल ब्रिक वॉल जो होती है, पार्टीशन वॉल होती है, वो ज़्यादा लोड नहीं बेयर कर पाती, वो हल्के से लोड पे क्या हो जाएगी, क्रैक आ जाएगा उसके अंदर, तो वो हमारे लिए फिर सेफ नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो बाउंड्री वॉल होती है उसको कोशिश करते हैं मेन ही चलाएं। तो मैंने ऑफसेट कर दिया 9 इंच अंदर की तरफ, भाई प्लॉट से तो बाहर जा नहीं सकते, अंदर ही ऑफसेट करेंगे। अंदर ऑफसेट तो हो गया, लेकिन क्या ये ब्रिक वॉल में आया, लेयर में आया? नहीं आया, क्यों? नहीं, लेयर तो सिलेक्टिव है, क्योंकि ये जो पहले वाली लेयर में बना हुआ था, मैंने ऑफसेट किया तो प्रॉपर्टीज जो होती है बाय डिफॉल्ट पहले की रहती हैं। अगर मैं इसको कॉपी करके रखूंगा तो ये इसी की प्रॉपर्टी के साथ कॉपी होगा, इसको ऑफसेट करूंगा तो इसकी प्रॉपर्टी के साथ ऑफसेट होगा। अब मुझे इसकी प्रॉपर्टीज को बदलना है, उसको बदलने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, सिंपल सा, आपने जिसकी प्रॉपर्टी बदलनी है आप उसको सेलेक्ट करोगे। मुझे किसकी प्रॉपर्टी बदलनी है, सेलेक्ट कर दिया मैंने। सेलेक्ट करने के बाद PR एंटर किया, PR यानी कि प्रॉपर्टी कमांड। प्रॉपर्टी कमांड में यहाँ पे देखेंगे लेयर आ रही है, लेयर में नाम क्या आ रहा है, 0। आप इसको चेंज कर दो किस लेयर में, हेलो। सो पहला तरीका समझ में आया आपको? आपको जिस ऑब्जेक्ट की लेयर को बदलना है आपको उसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद PR एंटर करके प्रॉपर्टी कमांड खुल जाएगा और यहाँ से जाके आप लेयर पे जाके चेंज कर दो। हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका, आपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ऊपर यहाँ पे देखोगे उसकी करंट प्रॉपर्टी दिखाएगा, क्या दिखा रहा है? अगर आपने यहाँ से चेंज किया तो यहाँ से सिर्फ कलर बदलेगा, लेयर नहीं बदलेगी। लेयर उसकी क्या रहेगी, 0 लेयर रहेगी। तो कोशिश यहाँ से चेंज नहीं करेंगे, कोशिश हमें करनी है प्रॉपर्टीज कमांड से जाके चेंज करना है या फिर यहाँ से चेंज करना है। इस पर जाके आपने इस पर क्लिक कर दिया तो देखो उस लेयर में कन्वर्ट हो गया, नहीं हो गया? मैं वापस से अनडू करता हूँ, Ctrl Z। तीसरा तरीका, आपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है,
यहाँ पे कमांड होता है जिसका मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्विक प्रॉपर्टीज़ का। दिख रहा है सबको ये वाला? अगर ये आपके में शो नहीं हो रहा है तो आप इस पे जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन होता है क्विक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब जैसे शो ना बंद हो जाएगा, फिर तो शो होने लगा, ठीक है। आप इसको जाके ऑन कर दो, क्विक प्रॉपर्टीज ऑन है। क्विक प्रॉपर्टीज क्या करेगा, प्रॉपर्टीज दिखाता रहेगा एलिमेंट की। अब कलर नहीं बदलूंगा मैं, क्या बदलूंगा, तो लेयर पे जाके इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, कन्वर्ट। अच्छा, अब आउटर वाली जो है वो भी तो इसी लेयर में होनी चाहिए, है ना। तो यही प्रॉपर्टी दूसरे एलिमेंट पे असाइन करनी है मुझे। ऐसे में मैं कमांड का यूज करूंगा मैच प्रॉपर्टी, शॉर्टकट की MA एंटर, MA एंटर। आप चाहो तो पहले वाला मेथड भी लगा सकते हो, लेकिन जब एक चीज हमने सेट कर दिया, अब बाकियों पे मैं बार बार जाके प्रॉपर्टी कमांड दूंगा तो टाइम मेरा क्या होगा, वेस्ट होगा ना। इससे बचने के लिए क्या करो आप, मैच प्रॉपर्टी पे जाओ और पहले उसको पिक करो जिसकी प्रॉपर्टी को असाइन करना है। किसको असाइन करना है, ये वाले को सेलेक्ट किया। अब उसको सेलेक्ट करेंगे जिस पे असाइन करना है, जाके सेलेक्ट कर दिया, वॉल हो गई, एस्केप कर दिया। अच्छा, अब हमें प्लानिंग करनी है तो अंदर की वॉल बनानी होगी। अंदर की वॉल इसी से ही तो ऑफसेट होके बनेगी, तो मुझे क्या करना है, इसको एक्सप्लोड कर देना है। एक्सप्लोड से क्या हुआ, क्योंकि पॉलीलाइन था, अगर ऑफसेट करता तो पूरे एक साथ हो जाता, ठीक है, अलग अलग हो गए। अब सबसे पहले घर में एंटर करने के बाद पार्किंग एरिया होना चाहिए। तो पार्किंग एरिया की विड्थ जो होनी चाहिए, वो एक कार की विड्थ जो होती है वो तो 6 फीट होती है, लेकिन दोनों तरफ डोर खोलेगा तो 1.5 फीट का कम से कम स्पेस होना चाहिए। तो कितना हो गया, 6 3 9। अब कार पार्क है तो साइड में थोड़ा बहुत क्लियरेंस और स्पेस होना चाहिए, ताकि जो रोड है, रोड जैसे कि आपका जो प्लॉट होगा, कभी भी बहुत कम ऐसा होता है कि घर के सामने ही बिल्कुल रोड स्टार्ट हो जाए, यानी कि इसकी रोड स्ट्रेट जा रही हो, ये बिल्कुल एंड प्लॉट हो। ये बहुत कम देखने को मिलता है। ज़्यादातर हमारे प्लॉट्स कैसे होते हैं कि रोड साइड से जा रही है, तो जो गाड़ी है, वो कार है, वो घूम के अंदर जाएगी। कार की विड्थ तो 6.5-7 फीट होती है, लेकिन टर्निंग स्पेस हमें क्या होता है, कार को क्या होता है, घूमने के लिए ज़्यादा चाहिए होता है। अगर नहीं देंगे तो आगे से बार बार बैक करके घुमा के डालनी पड़ेगी, जिसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, जाम लगने के चांसेस हैं। इसलिए हम जब कार के लिए बनाते हैं तो कार को कम से कम कितना रखते हैं, 10 फीट कम से कम कोशिश करते हैं रखने की। ज़्यादा बेटर रहेगा कि और ज़्यादा रखा जाए। 10 फीट तो रखना ही रखना है डोर कार का, ठीक है। तो 10 फीट तो हो गया कार के लिए स्पेस। तो मैंने क्या किया, इसको 10 फीट छोड़ दिया, ठीक है। अब कार घर का एंट्री डोर कहाँ होगा, कई जगहों पे जहाँ पे घर का फ्रंट कम होता है, कार के डोर से ही एंट्री एग्जिट रखते हैं, उसी के अंदर एक छोटा डोर दे देते हैं। लेकिन जब हम हाई एंड टैंक के हिसाब से डिज़ाइन करेंगे तो हम ये चीज़ को नहीं प्रेफर कर सकते। वहाँ क्या होता है, कार का डोर अलग होगा और रेगुलर आने जाने के लिए अलग से एडिशनल डोर होता है। तो वो डोर कम से कम कितने का होगा, 3 फीट का तो कम से कम होना ही चाहिए। तो मैंने 3 फीट इसके बाद और ऑफसेट कर दिया। इस लाइन को डिलीट किया, एक्सटेंड किया इसको, और इनको ट्रिम कर दिया। भाई यहाँ तो वॉल नहीं हो सकती ना, वॉल होगी तो अंदर कैसे जाएंगे। हाँ, बीच में एक कॉलम जरूर हो सकता है जो एंट्री डोर और पार्किंग वाले डोर के बीच में सेपरेशन का काम करेगा। या हो सकता है कि SS का पिलर पड़ा हुआ हो, उसी पे डोर लगा हुआ हो, दोनों लेफ्ट साइड का भी और राइट साइड का भी, वो भी हो सकता है। तो वो चीज़ हम बाद में डिस्कशन के लिए करेंगे जब इंटीरियर के रेस्पेक्ट में ड्राइंग बनाएंगे। अच्छा, अब कार यहाँ पे जाएगी तो कार को आगे जाने के लिए स्पेस चाहिए। कार का स्पेस कितना छोड़ते हैं, मिनिमम 12 से 15 फीट तो मिनिमम छोटी कार के लिए छोड़ा जाता है। बड़ी कारों के लिए हम 18 से 20 फीट छोड़ के चलते हैं। तो अभी के लिए हम कार का स्पेस ले लेते हैं 18 फीट। हमने ये वाली एज से अंदर कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद वॉल आएगी हमारी, हमने 9 इंचेस की वॉल दे दी। अच्छा, आगे की तरफ यहाँ पूरा स्पेस खाली है, कार तो इधर पार्क हो जाएगी। ये स्पेस में हम क्या कर सकते हैं, गार्डनिंग या लैंडस्केपिंग का काम कर सकते हैं, लॉन बना सकते हैं, है ना। क्योंकि स्पेस हमारे पास ज़्यादा पड़ा है, हमें सिर्फ 3 BHK चाहिए, वो भी ग्राउंड और फर्स्ट को मिला के। इस वाले प्लानिंग में हाई एंड क्लाइंट के हिसाब से ड्यूप्लेक्स प्लान करना है हमें।
तो इस वजह से हमें हाई एंड क्लाइंट के हिसाब से जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए जब भी प्लान करेंगे, रूम्स बड़े बड़े देने हैं, ओपन स्पेस देना है, गार्डन का, बैकयार्ड का, ठीक है। तो आगे की तरफ से बिल्कुल कभी भी बिल्डिंग स्टार्ट नहीं करेंगे, हम कोशिश क्या करेंगे आगे से कुछ स्पेस छोड़ के प्लान करें। तो आगे से हम अभी कितना छोड़ देते हैं, 10 फीट छोड़ दिया हमने। आप 10 की जगह 12 लेके कर सकते हो, तो वो देख लीजिएगा। यहाँ की वॉल भी 9 इंचेस की वॉल कर दिया हमने, लाइन को इससे कनेक्ट कर दिया और 9 इंचेस इसको भी ऑफसेट कर दिया। ये अंदर का गैप कितना आ रहा है आप देखो तो 15 फीट 6 इंच। इसको यहाँ से ट्रिम किया, इसको यहाँ से ट्रिम किया। अब एंट्रेंस के पास क्या होना चाहिए, हमारा हॉल होना चाहिए, है ना, गेस्ट रूम। क्या हुआ, ऐसे भौचक्के होके क्यों देख रहे हो भाई? ठीक है, एंट्रेंस के पास हमारा क्या होना चाहिए, गेस्ट रूम होना चाहिए, ताकि क्योंकि गेस्ट घर के बाहर से ही तो एंटर करेंगे ना। बेडरूम या वो सारी चीज़ें हम पीछे भी रख सकते हैं, आगे की तरफ गेस्ट रूम रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर गेस्ट रूम में पीछे लेके जाता हूँ तो क्या होगा, गेस्ट बाहर से पूरा मुआयना करके अंदर पहुंचेंगे, है ना। तो ज़्यादा बेटर क्या रहे, बाहर से बाहर चला। हाँ ठीक है। तो बाहर हमारा क्या होना चाहिए, गेस्ट रूम होना चाहिए। तो गेस्ट रूम या हॉल जो होगा उसका साइज, क्योंकि हाई एंड क्लाइंट के हिसाब से बना रहे हैं, तो फिर से क्या रखेंगे, बड़ा रखने की कोशिश करेंगे। अब जो इनर वॉल है 4.5 इंच की रखेंगे, ये छोटी पड़ रही है, EX डबल एंटर करके इसको क्या कर दिया हमने, एक्सटेंड, और इस वाली वॉल को आगे बढ़ा दिया, ट्रिम कर देते हैं। ठीक है, तो आगे हमारा क्या हो गया, गेस्ट रूम हो गया। घर की एंट्री हम डबल रख सकते हैं, गेस्ट रूम की एंट्री सेपरेट रख सकते हैं इधर से, और यहाँ से घर की मेन एंट्री रखेंगे हम, है ना। तो गेस्ट के लिए एंट्री सेपरेट और घर की एंट्री सेपरेट भी हो जाएगी हमारी। अच्छा, आगे से प्लान कर लिया। अब कुछ चीज़ें पीछे से प्लान करते हुए आते हैं। पीछे की तरफ हम थोड़ा सा ओपन स्पेस छोड़ते हैं, जो कि हमारा OTS के लिए होता है, सेटबैक का भी काम करता है, ओपन टू स्काई भी होता है। उसमें हम जैसे अभी रूम बनाएंगे, किचन बनाएंगे, तो उसको वेंटिलेशन हमें देना होगा। हाई एंड क्लाइंट में मैंने आपको पहले ही बताया था, जो रूम्स होते हैं वो उनमें क्या होना चाहिए, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि एक विंडो या स्लाइडिंग कुछ होना चाहिए। तो अब रूम आगे नहीं बन पा रहे, हमारी मजबूरी है, रूम किधर देना पड़ेगा हमें, बैक साइड में। तो मैं क्या करूँगा, पीछे से कुछ OTS छोड़ दूंगा, जिससे कि रूम का वेंटिलेशन या विंडो उस OTS में ओपन हो जाए हमारा। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, पीछे से अभी के लिए हम छोड़ रहे हैं कितना, 5 फीट। वैसे तो हमने ज़्यादा छोड़ा है, OTS इतना नहीं छोड़ते लोग, 3 फीट 4 फीट ही छोड़ देते हैं, बट अभी हमने 5 फीट छोड़ा है। वो इसलिए भी छोड़ा है कि 5 फीट में हमारा क्या होगा, वॉशरूम का सेटअप निकल आएगा आराम से। 5 फीट के बाद 4.5 इंचेस की वॉल दे दी हमने। अच्छा जी, ये भी आ गई। इसके बाद हम क्या रखेंगे, अब रूम का रिक्विजिट रखते हैं। रूम आया 12 फीट चौड़ा, ठीक है, और 12 फीट के बाद फिर से वॉल 4.5 इंच की वॉल आ गई। वॉशरूम की विड्थ भी रखनी होगी, वॉशरूम की विड्थ हमने रख दी 10 फीट, 7 फीट छोटा रहेगा। 4.5 इंचेस की वॉल दे दी, पार्टीशन वॉल। इन दोनों को ट्रिम कर दिया, यहाँ से इसको ट्रिम किया, इसको ट्रिम किया। अब इधर की तरफ वॉशरूम आ जाएगा हमारा, अटैच वॉशरूम बनाते हैं, मास्टर बेडरूम में कहलाएगा हमारा, ठीक है। और इस साइड हम क्या दे सकते हैं, अपना किचन का सेटअप दे सकते हैं। अभी ये विड्थ जो है ये कितनी बच रही है हमारी, देखो आप 28 फीट है। 28 फीट में तो 3 रूम निकल सकते हैं,
नहीं निकल सकते, 10-10 फीट के निकाल दें हम। मतलब मास्टर बेडरूम बनाना है। लेकिन हम जो प्लानिंग कर रहे हैं, ये जो प्लॉट है, देखो क्लाइंट के रेस्पेक्ट में हमेशा प्लानिंग करते हैं। अगर यही बिल्डर फ्लैट होता तो हम क्या करते, छोटे छोटे से रूम निकालने की कोशिश करते, 10x12, 12x12, इससे बड़ा रूम नहीं देते, ठीक है। वॉशरूम देते, लेकिन हर रूम के साथ अटैच वॉशरूम नहीं होता, एक अटैच वॉशरूम में रहता, उसको हम मास्टर बेडरूम कह देते, और रूम में सिर्फ वॉशरूम अटैच होता, बाकी एक कॉमन वॉशरूम डाल देते, बाकी 2 फ्लैट वाले एक कॉमन वॉशरूम में जाते, ठीक है। लेकिन हम जो प्लानिंग कर रहे हैं ये वाला, ये हाई एंड क्लाइंट के हिसाब से प्लान कर रहे हैं, तो हाई एंड क्लाइंट के हिसाब से प्लानिंग करने में हमें रूम में वॉशरूम तो सारे रूम में होना चाहिए अटैच, प्लस मास्टर बेडरूम में वॉक इन क्लोजेट भी एक अटैच होना चाहिए, यानी कि चेंजिंग रूम, ठीक है। तो यानी कि मुझे रूम भी देना है, चेंजिंग रूम भी देना है, उसके अंदर वॉशरूम तो पीछे निकल आएगा, लेकिन वो दोनों चीज़ें आएंगी। अब यहाँ पे पहले हम किचन का सेटअप कर लेते हैं। तो किचन के लिए मैंने यहाँ से 9 फीट स्पेस छोड़ दिया, जो कि किचन के लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। फिर 4.5 इंची की वॉल छोड़ी, अब ये स्पेस कितना बच रहा है आप देखो, 19 फीट 1.5 इंच बच रहा है। इसमें पीछे की तरफ हम क्या कर सकते हैं, वॉक इन क्लोजेट डाल सकते हैं। रूम की भाई एंट्री तो इधर से रखेंगे हम, यहाँ से एंट्री अगर आप डोर इधर दोगे, मान लो सपोज अगर मैं रूम का कह रहा हूँ कि एंट्री इधर दूँ, तो आपका डोर, मेन डोर तो यहीं लगेगा, यहाँ से खुलते ही आपका क्या होगा, डोर आ जाएगा, बेडरूम का डोर आ जाएगा। ज़्यादा बेटर रहेगा कि साइड में रखें। साइड में कहाँ है, ये वॉल आ रही है, इस साइड डोर देंगे। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होगा कि रूम में जब कनेक्टिविटी के लिए पीछे वॉक इन क्लोजेट के लिए रास्ता देना होगा, वो भी यहीं पे दे देंगे, तो दोनों डोर आमने सामने हो जाएंगे। इससे क्या होगा, घर का वेंटिलेशन भी अच्छा होगा, ठीक है। तो इसीलिए डोर राइट साइड रखेंगे, ना कि लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रखेंगे, जो डेड एरिया आ गया, जैसे कि चेंजिंग रूम, जो रूम वाला होगा वही जाएगा, तो इसलिए उसको एंड में रखेंगे हम। अब वो एंड में कितना रखेंगे हम, हमने 5 फीट रखा है, बट ये 5.5 फीट भी हो सकता है, 6 फीट भी हो सकता है। ये हमारा वो बेडरूम रहेगा, ठीक है। ये उसमें एक अटैच वॉक इन क्लोजेट रहेगा, जिसमें वार्डरोब वगैरह का सेगमेंट रहेगा, इसमें कपड़े वपड़े जो होते हैं, वो पूरी वार्डरोब की शेल जो होगी वो इसी वॉक इन क्लोजेट में हमारी होगी। क्या हो गया?